है ना, पहली क्लास है पॉलिटी की, ठीक है। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर समझने में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगी तो उस चीज़ को मार्क कर देना और क्लास के बाद उसको डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, ठीक है भाई। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो ज़रूर पूछना है, ठीक है ना। हाँ, मन में कोई संचय नहीं रखना है। शुरू करें, ठीक है। चलो, सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे हमारे पास शुरुआत होती है भारतीय संविधान के विकास क्रम से। भारतीय संविधान का विकास क्रम। भारतीय संविधान का विकास क्रम, ठीक है। कैसे कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ, बाद में इसकी विशेषताएं वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारतीय संविधान को जो है अलग अलग देशों के संविधान के स्रोत के माध्यम से लिखा गया था, ठीक है। बहरहाल संविधान को समझने के लिए कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे जिसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि संविधान का जो इतिहास रहा है वो कैसा कैसा रहा है, क्या क्या वो कार्य हुए हैं जिनसे संविधान की रूपरेखा रखी गई भारत में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मानी जाती है कि भारत के अंतर्गत संविधान की जो रूपरेखा है वो दो चीज़ों ने मिल करके रखी। एक तो पहली चीज़ हम लोग जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ये तो सभी ने इसका नाम सुना होगा, है ना। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में संविधान की रूपरेखा रखी और एक हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की रूपरेखा रखने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो ब्रिटिश क्राउन का है। किसका है? ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटेन का जो ताज है, ठीक है, ब्रिटेन का जो क्राउन है, तो क्राउन का योगदान जो है ना वो इस चीज़ में बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई। तुमको क्राउन का योगदान ध्यान रखना है कि क्राउन के द्वारा क्या क्या योगदान दिया गया था। अब इन दोनों चीज़ों को ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे पहली चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कैसे कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ। पहले हम लोगों को इतिहास के कुछ तथ्य लेने पड़ेंगे। हम इतिहास में नहीं जाएंगे, हम बक्सर का युद्ध नहीं चर्चा में लेंगे, हम ये नहीं चर्चा में लेंगे कि क्यों अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना आधिपत्य किया, क्या 1857 की क्रांति थी, वो सब हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ लेंगे। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमें बस इतना समझना है, तुमको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि 1599 में महारानी एलिजाबेथ एक चार्टर एक्ट के माध्यम से स्थापना करती हैं, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599। मैं बिल्कुल मतलब जीरो से बात को शुरू कर रहा हूँ, पहले कुछ बेसिक चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर आएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कर दी गई थी और 1599 में इस कंपनी की स्थापना हो गई। उन्होंने एक चार्टर एक्ट पारित किया जिसके माध्यम से ये कंपनी बन गई, ठीक है। 1600 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं शताब्दी में, हमको पता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है, डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, है ना। तो अलग अलग देशों से यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही थी और उनके आने का क्रम बना हुआ था। इन सभी कंपनियों में सबसे आगे जो कंपनी निकल गई उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे क्या कारण थे कि यूरोप में ब्रिटेन की जो कंपनी है उसने भारत में अपने पांव अच्छे तरीके से जमा लिए, या उसी ने भारत के शासन को ठीक तरीके से समझा, कैसे भारत पर अधिकार किया जा सकता है, इस चीज़ को जिसने सबसे पहली बार बहुत अच्छे तरीके से समझा वो कंपनी कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद से लेकर के और इसका भारत में आने तक का जो क्रम है, उस क्रम में हमारे पास एक साल आता है जिसके हम लोग ध्यान रखेंगे 1765, 1765 वो साल है जिस समय इस ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का, इन 3 क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर एक बात को समझेंगे थोड़ा ध्यान से
ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उसका यहाँ किसी भी क्षेत्र पर अधिकार नहीं था, वो केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी, अधिकार करने के उद्देश्य से भारत नहीं आई थी। हालांकि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति थी, वो साम्राज्यवादी नीति के तहत सारे क्षेत्रों को हड़पना चाहते थे। लेकिन यहाँ तुमको पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि 1765 के अंतर्गत, 1765 के अंतर्गत जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार अधिकार मिला तो वो 3 क्षेत्रों का मिला था, एक तो बंगाल का, एक बिहार का और एक उड़ीसा का। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार 1765 के अंतर्गत राजस्व या दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए? राजस्व और दीवानी। यानी तुम कह सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार टैक्स कलेक्शन के जो राइट्स हैं, पहली बार टैक्स कलेक्शन का जो राइट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष मिला? तो वो कब मिला था? 1765 में। इससे पहले तो केवल व्यापार करने का अधिकार था, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार नहीं था, या दीवानी न्याय का भी अधिकार नहीं था। न्याय 2 प्रकार का होता है, दीवानी, फौजदारी, ये आगे पढ़ेंगे ही हम, है ना। तो 2 प्रकार की न्याय व्यवस्थाएं होती हैं, समझ रहे हो बात को। यहाँ पर तक एक बात का ध्यान रखना कि अंग्रेजों ने सबसे पहले जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया वो क्षेत्र कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन 3 क्षेत्रों पर सबसे पहले अंग्रेजों को राजस्व और दीवानी अधिकार मिले। यानी अंग्रेज इन क्षेत्रों से पहली बार अंग्रेजों को जहां ये अधिकार हुआ कि अंग्रेज टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, वो कर ले सकते हैं, तो वो 3 ही क्षेत्र थे। एक तो था बंगाल, दूसरा कौन सा? बिहार, और तीसरा उड़ीसा। इसमें तुमको सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि ये अधिकार 1765 में ही क्यों प्राप्त हुए। तो तुमको इससे पहले का एक सन ध्यान रख लेना है, 1764 का। 1764 में एक युद्ध होता है और इस युद्ध को हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत बक्सर का युद्ध। किस नाम से जानते हैं? बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध के अंतर्गत स्थानीय जो नवाब थे वो इस युद्ध को हार जाते हैं, जिसके बाद अंग्रेजों को इन 3 क्षेत्रों का स्वामित्व आसानी से मिल जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी इन 3 क्षेत्रों पर कब्जा कर लेती है, समझ रहे हो बात को। एक तो कौन सा? बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा उड़ीसा। ये अधिकार कब हो गया था? 1765 में। जैसे ही यहाँ पे 1765 में अधिकार करती है तो अब तो मतलब कंपनी को प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। कंपनी अभी तक तो व्यापार कर रही थी, व्यापार में हो सकता है मुनाफा हो, व्यापार में हो सकता है नुकसान हो, लेकिन अब तो कंपनी को कर लेने का अधिकार मिल गया और टैक्स कंपनी ने लेना ही लेना है। तो इसका मतलब ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा प्रॉफिट में होना चाहिए था। और शुरुआत में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट में भी रहती है, अच्छा लाभ अर्जित करती है, अच्छा पैसा अर्जित करती है। हमको भी लगता है देखते हुए, शुरुआती इतिहास पढ़ते हुए, कि कंपनी कुछ सालों में भारत में बिल्कुल मालामाल बन जाएगी, अमीर बन जाएगी, समझ रहे हो बात को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लगभग 1773 का टाइम आता है। देखो 1765 में अधिकार मिला इन 3 क्षेत्रों का, और 1773 का टाइम आता है, 1773 का समय आता है। और इस 1773 का समय आते आते कंपनी की स्थिति हो जाती है बहुत ज़्यादा खराब। कंपनी जिसको बहुत प्रॉफिट में होना चाहिए था, वो कंपनी बड़े गहरे लॉस में होती है, बड़े गहरे नुकसान में होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मान करके चलो कि तुमको किसी ने 10 साल पहले 3 खेत दे दिए थे, उन 3 खेतों से जो भी अर्जित होगा वो तुमको मिलेगा, तो तुमको तो लाभ ही होना चाहिए, नुकसान कैसे हो गया? समझ रहे हो बात को। तो यहाँ इस सब के पीछे एक बड़ी गहरी कहानी है। कहा जाता है कि 65 में जब कंपनी को इन क्षेत्रों से टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिला, कर लेने का अधिकार मिला, कंपनी ने कर इकट्ठा किया। शुरुआत में कंपनी में प्रॉफिट दिखा, लेकिन धीरे धीरे कंपनी के कर्मचारियों ने इस पैसे को अपने आप लेना शुरू कर दिया। कंपनी में भ्रष्टाचार होने लग गया। जो कंपनी के कर्मचारी थे वो रातों रात, कई सारे कर्मचारियों का उस समय पे ऐसा भी विवरण मिलता है कि कई सारे लोग उनमें से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने गए। तब इतना पैसा उन लोगों ने कमा लिया, लेकिन कंपनी जो थी जिसको प्रॉफिट होना चाहिए था, उस कंपनी को हो गया टोटली लॉस। अब कंपनी को लॉस हुआ तो इस समय पे पहली बार ब्रिटेन के अंदर इस बात पर चर्चा हुई। कंपनी के जो मेन हेड थे वो ब्रिटेन गए और उन्होंने इस बात को रखा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ब्रिटेन को भी ये बात समझ आई नहीं आसानी से कि यार जब वहाँ पे इन क्षेत्रों का अधिकार कंपनी को मिल गया, कंपनी यहाँ टैक्स भी कलेक्ट
इफेक्ट कर रही है, तो तब भी नुकसान कैसे हो सकता है कंपनी को। तो उस समय पे 1773 के अंतर्गत ब्रिटेन के अंतर्गत प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ करके। आई बात समझ में। 1773 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ एक सीक्रेट कमेटी बनाते हैं और इस सीक्रेट कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहते हैं कि कैसे इस लॉस से कंपनी को बाहर निकाला जाए। आई बात समझ में। तो ये जो सीक्रेट कमेटी बनती है, ये सीक्रेट कमेटी सजेस्ट करती है कि क्राउन को जो है वो कंपनी को रेगुलेट करना पड़ेगा, क्राउन को कंपनी के अपने अधिकार में लेना पड़ेगा, ब्रिटिश सम्राट को खुद कंपनी को अपने नियंत्रण में लेना पड़ेगा। यानी जब तक ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल नहीं करेगा तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार होता रहेगा। समझ रहे हो बात को। तो क्राउन ने डिसाइड किया, इस सीक्रेट कमेटी ने डिसाइड किया लॉर्ड नॉर्थ के कहने पर कि कंपनी का जो शासन का नियंत्रण है वो क्राउन अपने हाथ में ले लेगा। इसके बाद 1773 में इसी सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर एक एक्ट आया। इस एक्ट को हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोल देते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773। अब ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये भारत में पारित होने वाला पहला अधिनियम है जिसने कंपनी को कंट्रोल करने का काम किया, रेगुलेट करने का काम किया। जैसे हमारे पास ये पंखे वगैरह लगे हैं, इन पंखों को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर लगा है। क्या लगा है? रेगुलेटर। हम चाहें तो पंखे की स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऐसे ही पहले ही बार ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट पारित किया और इसी एक्ट को हम क्या बोल देते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। बात को थोड़ा आराम से ध्यान से समझें तो यहाँ पर तक मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताया। मैंने कहा कि पहली बार अंग्रेजों ने जिन 3 क्षेत्रों पर भारत में अधिकार किए वो 3 क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन 3 क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने पहली बार अधिकार किया। ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों को यहाँ के राजस्व अधिकार और दीवानी अधिकार दोनों प्रकार के अधिकार मिल गए। यानी भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले किस क्षेत्र पर कब्जा किया? तो वो बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। इन 3 क्षेत्रों पर कब्जा किया। यहाँ अंग्रेजों को कौन से अधिकार मिल गए थे? राजस्व और दीवानी। राजस्व का मतलब क्या हुआ? टैक्स कलेक्शन के अधिकार मिल गए। यानी अंग्रेज अब इन क्षेत्रों से क्या कर सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं, कर इकट्ठा कर सकते हैं। समझ गए बात को। और यहाँ न्याय व्यवस्था का भी संचालन कर सकते हैं। ये अधिकार मिल गया कब? 1765 में। समझ गए बात को। और इस अधिकार को, जब ये अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया 1765 के अंदर कि वो इन 3 क्षेत्रों से टैक्स इकट्ठा कर सकती है, तो कंपनी को प्रॉफिट में होना चाहिए था। लेकिन 1773 तक आते आते कंपनी क्या चले गई? पूरे तरीके से लॉस में चले गई। कंपनी जब लॉस में चले गई तो ब्रिटेन को यह समझ नहीं आया कि कंपनी लॉस में क्यों जा रही है। बाद में जब इस बात की जांच हुई तो पाया गया कि कंपनी के अंदर ही भ्रष्टाचार हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो भारतीय लोगों से निजी व्यापार कर रहे हैं, डायरेक्ट व्यापार कर रहे हैं, उपहार ले रहे हैं। और वो उपहार ले रहे हैं, निजी व्यापार कर रहे हैं। इस चक्कर में वो खुद तो अमीर हो गए, कंपनी के कर्मचारी तो अमीर हो गए, लेकिन कंपनी को हो रहा है लगातार लॉस। तो तब ब्रिटेन ने तय किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसके कर्मचारी अपनी मनमर्जी भारत में करते रहेंगे, इसलिए उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है। उस समय पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ। और लॉर्ड नॉर्थ ने एक कमेटी बनाई। इसी कमेटी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सीक्रेट कमेटी। समझ गए बात को। इस सीक्रेट कमेटी ने कहा कि अगर कंपनी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए एक एक्ट पारित करना पड़ेगा और उसी एक्ट का नाम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? तो इस एक्ट के माध्यम से प्रथम बार ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण किया था। किसने नियंत्रण किया था? ब्रिटेन ने। पहली बार इसी एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। आई बात समझ में? एक तो हम पहली बात ये कह सकते हैं, जैसे ब्रिटेन के द्वारा जब ये एक्ट पारित किया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो इस एक्ट में ब्रिटेन ने क्या कहा? इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन ने सबसे पहली बात तो ये कही कि देखो भैया, कंपनी को सबसे मेन चीज़ है कि कंपनी के अंतर्गत से भ्रष्टाचार को हटाना।
तो भ्रष्टाचार को हटाने के लिए यहाँ पर कंपनी ने सबसे पहला प्रयास किया। अब भ्रष्टाचार को कैसे हटाया जाए भैया, ब्रिटेन तो भारत से लगभग जो है इतने दूर है ना, मतलब हजारों मील की दूरी है। कैसे ब्रिटेन वहाँ से कंपनी को भारत में कंट्रोल करे, यानी ब्रिटेन तो कर ही नहीं सकता है, ब्रिटेन खुद कैसे कंट्रोल करे भारत में कंपनी को। तो उस समय पे इस कमेटी ने एक तरीका निकाला, बीच का रास्ता निकाला। इस कमेटी ने कहा कि अगर भारत में हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें कंपनी के अंदर ही एक ऐसी बॉडी बनानी होगी, कंपनी के अंदर ही एक ऐसा बोर्ड बनाना होगा जो बोर्ड कंपनी को वहीं कंट्रोल कर दे। आई बात समझ में? तो इसके माध्यम से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड को कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोल देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक एक जानकारी किसको सौंपेगा? ब्रिटेन को सौंपेगा। एक एक जानकारी किसको सौंपता था? ब्रिटेन को सौंपता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये काम रहता था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने सांस भी ली तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो जाकर के बता देता था किसको? ब्रिटेन को। यानी सारी सूचनाएं देने का काम किसका हो गया अब? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया जिसका मूल उद्देश्य यही था कि वो कंपनी को क्या कर दे? कंट्रोल कर दे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने के अलावा इस समय कंपनी ने क्या क्या किया? तो इस एक्ट के माध्यम से कंपनी ने सबसे पहली बात, जो भारत में कंपनी ने अपने गवर्नर बनाए हुए थे अलग अलग प्रेसिडेंसियों के। अगर हम उस समय भारत की स्थिति में देखें तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की थी जिसको हम लोग कहते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी। आई बात समझ में? एक ये प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जिसको बोलते थे मद्रास प्रेसिडेंसी। आई बात समझ में? और एक हुआ करता था जिसको हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी कहते थे। ठीक है, तो इन तीन क्षेत्रों में अंग्रेजों के गवर्नर वगैरह थे, क्योंकि अंग्रेज जब आए तो उन्होंने अपने व्यापारिक गोदामों की स्थापना इन जगह कर दी थी, तो उन्होंने अपने तीन अलग अलग जगह पर गवर्नर बनाए हुए थे। अब एक तो बॉम्बे का गवर्नर है, एक मद्रास का गवर्नर है, और एक कौन सी जगह का गवर्नर है? बंगाल का गवर्नर। तो इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर है, कौन सी जगह का गवर्नर है? बंगाल। बंगाल का जो गवर्नर है उसको जो है नाम दे दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या बोल दिया गया? गवर्नर जनरल। उसको कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, ये दोनों के दोनों गवर्नर आ गए किसके अंतर्गत? ये दोनों के दोनों गवर्नर आ गए बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत। आई बात समझ में? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और कौन कौन सी प्रेसिडेंसी को इसके अंदर शामिल कर दिया गया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को शामिल कर दिया गया। इतनी बात समझ गए? अब ये जो गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन हुआ बताओ? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन हुआ? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये पहला आदमी हुआ जिसको जो है बंगाल का क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल बनाया गया था। आई बात समझ में? तो अगर तुमको पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो क्या बोलना है? वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। अब इसी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। क्या बना दी गई? 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद, जो किसकी सहायता करेगी? ये सहायता करेगी गवर्नर जनरल की। आ रही बात समझ में? गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद बना दी गई। अब ये जो कार्यकारिणी परिषद बनी, तो कुछ बच्चों को इस कार्यकारिणी परिषद का समझ नहीं आता है। देखो, हम जब भी पढ़ेंगे गवर्नमेंट, क्या पढ़ेंगे? गवर्नमेंट, तो तुमको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट को ना कुछ हिस्सों में बांट करके पढ़ा जाता है। जैसे सबसे पहले अगर हम सरकार के कुछ अंगों को देखें तो उसमें 3 प्रमुख अंग तुमको देखने को मिलेगा। एक को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल, ठीक है, एक को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव लेवल, और एक को हम लोग कहते हैं जुडिशियरी। क्या बोल देते हैं? जुडिशियरी। यानी हम किसी भी जगह की गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, है ना। अभी भारत को कंट्रोल करना था तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। क्या चीज होता है? कार्यपालिका। और लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका। क्या चीज होता है? विधायिका।
और इसके अलावा विधायिका के अलावा जुडिशियरी का मतलब होता है न्यायपालिका। तो अंग्रेजों को इन तीनों चीज़ों का गठन भारत में करना था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो सबसे पहले देखो बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर से क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। और इसके साथ ही क्या हो गया, बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, वो दोनों प्रेसिडेंसी किसके अंदर आ गई, बंगाल के गवर्नर जनरल। यानी अब तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों में बंगाल का गवर्नर जनरल ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, है ना। वो गवर्नर से क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया। समझ गए बात को। और उसके अंदर काम करने के लिए कितने सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद बना दी गई, 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद। यही कार्यकारिणी परिषद जरूरी नियमों को भी बनाती थी। जरूरी नियम बनाने का काम भी किसका था, इसी 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का था। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो मैंने तुम्हें बताया कि किसी भी सरकार के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका, एक को कहते हैं विधायिका और एक को कहते हैं न्यायपालिका। इन तीनों का काम क्या है, तो विधायिका का काम है कि विधायिका कानून का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, कानून का निर्माण। किसी भी देश की शासन व्यवस्था में कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, विधायिका के द्वारा। उस कानून को लागू करने का काम किसका है, तो कार्यपालिका का है। और इस कानून को संरक्षित करने का काम, यानी जो कानून बना है उसको ठीक से इंप्लीमेंट करना या उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, तो वो काम किसका होता है, न्यायपालिका का। समझ गए बात को। यानी न्यायपालिका कानून को संरक्षित करती है और ये देखती है कि उस कानून को सही तरीके से लागू किया गया है या नहीं किया गया। बनाने का काम किसका है, विधायिका का। लागू करने का किसका है, कार्यपालिका का। अपने को क्या चाहिए, न्यायपालिका, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ की स्थिति देखो तो बंगाल में क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कार्यपालिका तो बना दी कार्यकारिणी परिषद, और यही कार्यकारिणी परिषद क्या बना रही है, नियम बना रही है। यानी उस समय कार्यपालिका और विधायिका दोनों क्या थी, तो ये 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी, जो किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। यानी बंगाल के अंतर्गत, उस समय के भारत के अंतर्गत अगर तुमसे पूछ रहा है कि कार्यकारिणी परिषद यानी कार्यपालिका क्या था या न्यायपालिका क्या था, उस समय कार्यपालिका या न्यायपालिका का अलग अलग गठन नहीं किया गया था। उस समय कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक ही चीज थी। वो ये था कि गवर्नर जनरल को जो 4 सदस्य मिले हैं उसकी मदद के लिए, वही विधायिका का काम करेंगे और वही किसका काम करेंगे, कार्यपालिका। अब विधायिका और कार्यपालिका तो थी, अपने को जरूरत थी किस चीज की, न्यायपालिका की, क्योंकि न्यायपालिका बहुत आवश्यक है शासन चलाने के लिए, है ना। तो इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट। पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 1774 में हुई। आई बात समझ में। पूछेगा कौन सी जगह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। समझ गए बात को। और इस सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत थे टोटल 4 जज। कितने जज थे, 4। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल जज की संख्या कितनी थी, 4। इन 4 में से एक तो होते थे मुख्य न्यायाधीश। क्या थे, मुख्य न्यायाधीश। और 3 क्या थे, अन्य न्यायाधीश। तो अगर तुमको पूछ रहा है कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 1774 में। कौन से एक्ट से हुई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक हो गया। इसके अगर तुमको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है वो कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। कौन थे, सर एलिजा इम्पे। इस मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश इस सुप्रीम कोर्ट के कौन हुए, सर एलिजा इम्पे हुए। इतना क्लियर है सबको। तो अभी तक मैंने जो जो बातें बताई, इन बातों को समझ जाओगे अच्छे तरीके से भाई, समझ जाओगे। इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं, ताकि पहले थोड़ा सा मैं आराम से चीज़ों को बता रहा हूँ, सबको समझ आनी भी चाहिए, है ना। तो जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं उनको भी समझ आना चाहिए। मैंने यहाँ पे बताया था कि 1764 में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम क्या था, बक्सर का युद्ध। युद्ध वगैरह सब इतिहास में डिस्कस करेंगे, ये हिस्ट्री का पोर्शन नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो 1764 के अंतर्गत एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध को हम क्या बोलते हैं, बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध के बाद से ही पहली बार अगर हम देखें तो भारत में अंग्रेजों ने अधिकार किया 3 जगह। कितनी जगह अधिकार किया, 3 जगह। वो 3 जगह कौन कौन सी थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा।
बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत गए थे, रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध को जीत गया था, समझ रहे हो बात को। और जब वो इस युद्ध को जीत जाता है तो तब ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार 3 क्षेत्रों पर अधिकार कर लेती है, एक तो बंगाल में, एक बिहार में और एक उड़ीसा में, समझ गए। अंग्रेजों ने सबसे पहले इन 3 क्षेत्रों में अधिकार किया तो इन तीनों क्षेत्रों के उनको राजस्व और दीवानी अधिकार मिल गए, यानी वो यहाँ क्या कर सकते हैं, कर वगैरह वसूल सकते हैं, समझ गए बात को। अब कंपनी कर वसूल सकती है तो कंपनी को होना चाहिए था प्रॉफिट, समझ गए बात को। लेकिन 1773 का टाइम आते आते कंपनी को होने लग गया भयंकर नुकसान, और कंपनी को होने वाले नुकसान को देखते हुए उस समय ब्रिटेन की कंपनी को नुकसान हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी ना, इस कंपनी को नुकसान हो रहा था, तो इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का नाम था सीक्रेट कमेटी। आई बात समझ में। और इस सीक्रेट कमेटी के सिफारिश पर ही एक्ट लाया गया था। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया? तो क्या बोलना है? 1773। क्या मतलब है रेगुलेटिंग एक्ट का? रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब है कि इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटेन ने सीधे कंट्रोल किया था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी ब्रिटेन पहली बार किस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करता है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, याद रहेगा इतना। इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी के अंदर होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कौन सा बोर्ड बनाया गया था? तो बनाया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई बात समझ में। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर तुमको पूछेगा कि भैया इसका काम क्या था, तो इसका काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की एक एक सूचना किसको देना? ब्रिटेन को देना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की प्रत्येक सूचना किसको देता था? ब्रिटेन को देता था। इसके बाद भैया इसी रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान था कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे क्या कहा जाएगा? अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनते ही उस समय भारत में 3 गवर्नर थे ब्रिटिशों के। एक गवर्नर था बॉम्बे में, एक गवर्नर था मद्रास में और एक गवर्नर था बंगाल में। जैसे ही बंगाल वाला गवर्नर गवर्नर जनरल बना तो उसकी पावर बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? भाई उसकी शक्तियां बढ़ा दी गई, उसको गवर्नर से क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। तो ये जो बॉम्बे और मद्रास वाले थे ये दोनों के दोनों गवर्नर किसके अधीन आ गए? अभी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। समझ गए बात को। इसी गवर्नर जनरल की मदद के लिए बनाई गई 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद, और इसी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा कार्य किया गया था कार्यपालिका का भी, और इसी के द्वारा कार्य किया गया था विधायिका का भी। समझ गए बात को। और जरूरत जैसे ही महसूस हुई न्यायपालिका की, क्योंकि शासन के कितने अंग हैं? 3 अंग। कौन कौन से 3 अंग? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जैसे ही न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ी तो इसी एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता के अंदर भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? तो 1774 में। आई बात समझ में। और इसी सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो क्या बोलना है? सर एलिजा इम्पे। इसमें कितने न्यायाधीश थे? तो 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। याद रहेगा इतना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या? इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा ठीक है। अगर हम लोग इसी के अंदर आगे चलें तो तुमको ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट बन गया था, रेगुलेटिंग एक्ट से कंट्रोल भी आ गया था, लेकिन अब जो है ना ब्रिटेन को कंपनी पे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए था। ब्रिटेन को लगा कि केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकता, हमको कंपनी को कंट्रोल करने के लिए और भी शक्तियां बढ़ानी पड़ेंगी। भाई वो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की कंपनी भारत में शासन कर रही है, कंपनी अपनी मनमर्जी से कुछ भी करेगी, वो ब्रिटेन को पता ही ठीक से नहीं चलेगा, तो ब्रिटेन भाई कैसे भारत के और क्षेत्रों पर अधिकार कर पाएगा, है ना। तो ब्रिटेन की तो स्ट्रेटेजी क्या थी कि उसको साम्राज्यवाद करना था, उसको जो है अपने साम्राज्य को क्या करना था? बड़ा करना था। तो कंपनी को ये भी तो सोचना था कि अब किस राजा पर आक्रमण करना है, कितने सैन्य शक्तियां रखनी है, किससे युद्ध करना है, ये भी सब किसको डिसाइड करना था? कंपनी को डिसाइड करना था। और कंपनी के कर्मचारी इस काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की तो बहुत गारंटी नहीं है। हालांकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भ्रष्टाचार को पूरे तरीके से कंट्रोल कर देता है कंपनी के अंदर, क्योंकि इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से
किसी भी अंग्रेज को भारतीय के साथ डायरेक्ट व्यापार करने के अधिकार हो गए थे समाप्त। अगर अधिकार व्यापार कर सकता है भारतीय के साथ कोई, तो वो केवल और केवल कंपनी कर सकती है। कंपनी का सदस्य अपने आप से कोई व्यापार नहीं कर सकता। आई बात समझ में? दूसरा क्या हुआ कि भाई जब ये सारी चीजें बन गई, अब कंपनी को लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ ऐसी गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसी संस्था होनी चाहिए जो संस्था हमको और कंट्रोल दे दे ईस्ट इंडिया कंपनी का। समझ रहे हो बात को? तो फिर 1784 के अंतर्गत, 1784 के अंतर्गत एक एक्ट आता है और इस एक्ट को हम लोग कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोल देते हैं इसको? पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ना, अगर तुमको पूछेगा ये एक्ट कब आया था, तो ये एक्ट आया था 1784 में, सॉरी 84 में, 1784। समझ गए बात को? अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, तो इसका मतलब क्या है? देखो भैया ध्यान रखना कि उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट्स। क्या नाम था? विलियम पिट्स। इनके द्वारा ये एक्ट लाया गया था, जिस एक्ट को क्या नाम दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। और ये पिट्स इंडिया एक्ट कब आ गया? 1784 में आ गया। अब पिट्स इंडिया एक्ट का मेन मोटिव क्या था? क्यों लाया गया था ये एक्ट? इसका उद्देश्य क्या था? इस एक्ट को बनाने के पीछे कारण क्या थे? तो इस एक्ट के बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि हमको भारत पर और ज़्यादा क्या करना है? कंट्रोल करना है। भारत को और ज़्यादा, मतलब ब्रिटेन की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको और अच्छे तरीके से क्या करना है? मेंटेन करना है, उसको और अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है, उसके शासन को मेंटेन करके चलना है। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी को और अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा एक प्रावधान लाया गया कि अभी तक भारत में केवल और केवल बीओडी का गठन किया गया था। नहीं किया गया था 1773 में, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भारत में गठन कर देता है बीओसी का। ये बीओसी क्या था? तो बीओसी का मतलब था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी जो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है ना? तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किस एक्ट के माध्यम से आया? तो क्या बोलना है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है? क्योंकि उस समय पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट्स थे, और उन्होंने ही इस एक्ट को बनाने का सुझाव दिया था। तो उन्होंने एक बोर्ड का गठन किया 1784 में, जिसको क्या कहते हैं? पिट्स बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहते हैं। समझ गए बात को? या फिर इसी को हम लोग पिट्स बोर्ड भी कह देते हैं। कई किताबों के अंदर तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा कि इसी को नाम दे दिया जाता है पिट्स बोर्ड। क्या बोल दिया जाता है? पिट्स बोर्ड। तो अगर पिट्स बोर्ड बोल रहा है या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोल रहा है तो एक ही बात है। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो तब क्या बनाया था? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था या नहीं बनाया था? 1773 में बनाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अभी क्या बना दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। आई बात समझ में? दो बोर्ड हो गए, और दोनों के दोनों बोर्ड का काम एक ही है। वो काम क्या है कि भैया हमें केवल और केवल ब्रिटेन से इसलिए भेजा है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की मॉनिटरिंग कर सकें, ईस्ट इंडिया कंपनी के काम की जांच कर सकें, ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे से देख सकें। अब पहली बार ऐसा हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर दो मेंटेनेंस बॉडी आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर दो रेगुलेटिंग बॉडी आ गई। समझ रहे हो बात को? जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दो तरीके से नियंत्रित कर रही थी। भाई मैंने तुम्हें बताया ना कि एक तो पहले हमारे पास बन चुका था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और अभी कौन सा बना दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था तो इसको काम दिया गया था कि भाई ये कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार वगैरह को ख़त्म करे। तो इसी वजह से अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा गया कि भैया आप एक काम करोगे कि आप केवल और केवल कंपनी के वाणिज्य मामले देखो। ये वाणिज्य क्या होता है? वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। व्यापार से संबंधित मामले केवल और केवल देखने का काम किसको दे दिया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को कहा गया कि भैया आप एक काम करो कि कंपनी के आप राजनीतिक मामले देखो। कौन से मामले देखो? राजनीतिक मामले। राजनीतिक मामले मतलब कितनी सेना रखनी है, किससे युद्ध करना है, अब इसके बाद कौन से क्षेत्र पर अधिकार करना है, वो सब किसके पास दे दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के। अब कितनी बॉडी हो गई? दो बॉडी।
इसी को कहा जाता है कंपनी का द्वैत शासन। क्या बोला जाता है? कंपनी का द्वैत शासन। अगर तुमको पूछेगा ड्यूअल सिस्टम कब से शुरू हुआ, यानी द्वैत शासन प्रणाली कब से शुरू हुई, तो तब क्या बोल देना है? 1784 से। और कौन से एक्ट से शुरू हुई? तो पिट्स इंडिया एक्ट से। समझ गए बात को? कई बार पूछता है कि कंपनी की द्वैत शासन व्यवस्था कब शुरू हुई, तो बच्चा उत्तर दे रहा होता है 1765 से 72। अरे बंगाल की द्वैत शासन व्यवस्था नहीं बतानी है, कंपनी की द्वैत शासन व्यवस्था पूछ रहा है। तो कंपनी की द्वैत शासन व्यवस्था कब से शुरू हो गई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ये तय कर दिया गया कि अब कंपनी के ऊपर कितने बोर्ड होंगे? 2 बोर्ड होंगे। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना बात को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पूछेगा पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? विलियम पिट्स के द्वारा लाया गया था। विलियम पिट्स कौन थे? तो उस समय पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? अरे बताया था ना, लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ उस समय पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्लियर है इतना? बात समझ आई यहाँ तक? अब देखो भैया, थोड़ा सा आगे चलते हुए इस चीज़ को थोड़ा सा आगे समझते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं पिट्स इंडिया एक्ट में। ये तो वैसे बेसिक ही चीज़ें हैं, अभी मैंने इसमें कुछ विशेष शुरू किया नहीं है। वैसे जो छोटी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, उनको पहले बता दे रहा हूँ। समझ गए बात को? अब पिट्स इंडिया एक्ट को अगर हम देखें, इस एक्ट की एक बड़ी खास बात है जो तुमको बड़े साधारण तरीके से पूछेगा, लेकिन पूछ क्या रहा है ये तुमको बड़ा कंफ्यूज करेगा। समझ रहे हो बात को? ये एक्ट की एक बड़ी खास विशेषता है, एक बड़ी अच्छी विशेषता है। इस एक्ट ने पहली बार ये दावा किया कि भारत जो क्षेत्र है, भारत में जो जीते गए क्षेत्र हैं जिन पे कौन व्यापार कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है। इस एक्ट ने पहली बार दावा किया कि भैया कंपनी जिन क्षेत्रों में व्यापार कर रही है ना, उन क्षेत्रों पर कंपनी का वैसे कोई अधिकार नहीं है। भारत के जिन क्षेत्रों में कंपनी व्यापार कर रही है, यहाँ कंपनी को केवल व्यापार के अधिकार हैं। इन क्षेत्रों का जो रजिस्ट्री है ना, वो तो हमारे ही नाम की है। बोला वो किसके नाम की है? ब्रिटेन के नाम की। हमने तो केवल अपनी कंपनी को वहाँ व्यापार करने के लिए भेजा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी कंपनी के हैं वो क्षेत्र। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंपनी का है बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ये कह रहे हैं कि कंपनी बिहार, बंगाल, उड़ीसा में शासन कर बिहार, बंगाल, उड़ीसा में केवल व्यापार कर सकती है, लेकिन बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन सभी पर अगर हम लोग कहें कि भैया इन सभी क्षेत्रों का स्वामी किसको कहा जाएगा, तो इन सभी क्षेत्रों का स्वामी ब्रिटेन ने कहा कि वह स्वयं है। कौन से एक्ट के द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और यही पिट्स इंडिया एक्ट ये डिसाइड करता है पहली बार, ध्यान से यहाँ पे समझोगे तो इसी पिट्स इंडिया एक्ट ने कहा कि भारतीय क्षेत्रों के जो भारतीय क्षेत्र हैं उनका वास्तविक स्वामी कौन है? वो ब्रिटेन है। उस पर भारत में शासन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी रोल नहीं है। उसका रोल केवल और केवल किसका है? तो उसका रोल है केवल और केवल व्यापार करने का। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या क्या हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से 2 चीजें यहां पे मैंने अभी क्लियर कर दी। एक तो कंपनी के राजनीतिक मामले और व्यापारिक मामले अलग अलग हो गए। ठीक है, एक के लिए बन गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक के लिए बन गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है व्यापार के मामलों को देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम है कि वो राजनीतिक मामलों को देखेगा। कंपनी के दोनों मामले क्या हो गए? अलग अलग हो गए। समझ गए बात को? इसके अलावा क्या हो रहा है? इसके अलावा भैया ब्रिटेन कह रहा है कि कंपनी केवल वहां पे व्यापार कर रही है, उस भूमि का स्वामी कौन है? वो ब्रिटेन स्वयं है। ये ब्रिटेन दावा करता है इस एक्ट के माध्यम से। समझ रहे हो बात को? यहां ब्रिटेन ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया इस एक्ट के माध्यम से, तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंदर रखे गए थे 6 सदस्य। कितने सदस्य रखे गए थे? 6 सदस्य। 6 सदस्य इसके अंदर रखे गए थे। एक एक्सचेकर होता था, एक राज्य सचिव होता था और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। तो टोटल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। समझ गए बात को? और इन सभी, अगर तुमको कभी पूछता है ना कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, इसके सदस्यों की नियुक्ति या इनको पद से हटाने का अधिकार किसके पास था? तो वो अधिकार केवल और केवल एक ही के पास था, क्राउन के पास, ब्रिटेन के ताज के पास, ब्रिटेन के सम्राट के पास वो अधिकार हुआ करता था कि वो इनकी नियुक्ति करे या इन्हें इस पद से हटा दे। आई बात समझ में? यहां तक तो समझ गए होंगे।
इसके अलावा इस समय पे थोड़ा सा तुमको एक बात का और ध्यान रखना है कि जिस कार्यकारिणी परिषद की हमने बात की थी पीछे कि गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी नहीं बनाई गई थी। अभी इस 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद में से एक सदस्य को कम कर दिया गया और यहाँ कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या हो गई कितनी? 3। अब कम क्यों किया गया? क्योंकि काम बंट गया ना 2 हिस्सों में, काम 2 हिस्सों में बढ़ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो कार्यकारिणी परिषद के पास बहुत ज़्यादा कार्य रहा नहीं, इसको बांट दिया गया 2 हिस्सों में। एक तो कौन सा हिस्सा, मतलब कार्यकारिणी परिषद से 4 सदस्यों में से कर दिया गया 1 सदस्य को कम, और अभी यहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। समझ गए बात को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। एक छोटी सी चीज इसके अंदर और है जो इसी के साथ जुड़ी हुई है, फिर उसके बाद के जो एक्ट हैं वो इनसे थोड़ा सा अलग हैं। एक एक्ट आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं 1786 का अधिनियम। इसमें तुम्हें 2 बातें ध्यान रखनी है। एक एक्ट आया 1786 में, 1786 में। इस अधिनियम को कहते हैं हम लोग 1786 का अधिनियम। समझ गए बात को? क्या है 1786 का अधिनियम? तो इस अधिनियम के माध्यम से तुमको एक बात ध्यान रखनी है कि जिसको अभी तक हमने क्या कहा था? गवर्नर जनरल। क्या बोला था? गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल को एक शक्ति मिली। गवर्नर जनरल ने इस समय पे एक शक्ति की गुजारिश की कि ब्रिटेन से गवर्नर जनरल ने कहा, भारत उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल ने कहा कि भाई मेरे को 2 शक्तियाँ दे दो। 1786 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसने ब्रिटेन से कहा मेरे को 2 शक्तियाँ दे दो। ब्रिटेन ने कहा कौन कौन सी 2 शक्तियाँ? तो इस समय के गवर्नर जनरल ने कहा एक तो मेरे को शक्ति दे दो भैया कि मैं परिषद के निर्णय को मानूं या ना मानूं, वो मेरी मर्जी है। परिषद जो निर्णय देगी, अब परिषद कौन सी? तो गवर्नर जनरल की परिषद, कार्यकारिणी परिषद, जिसमें कितने सदस्य से पहले? 4, अभी कितने हो गए थे? 3। यानी परिषद जो नियम बनाए, परिषद जो कानून बनाए, उस कानून को गवर्नर जनरल चाहे तो माने चाहे या न माने, उसकी मर्जी है वो। समझ रहे हो बात को? अब थोड़ा सा ध्यान देना, हमारे संविधान में एक आर्टिकल आएगा आगे चल करके, आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74। समझ रहे हो बात को? हमारे संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो मंत्री परिषद की सलाह को माने या ना माने। ठीक है, चाहे तो स्वीकार करे और चाहे तो स्वीकार न करे। तो ये वाली जो व्यवस्था है, यहाँ तुमको इन एक्ट के अंदर दिखने वाली व्यवस्था आज के संविधान की रूपरेखा में बहुत सारी जगह दिखाई देगी। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर कहा गया कि इस 74वां जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद ने ये निर्धारित किया कि भैया राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री परिषद की सलाह मान सकता है, चाहे तो नहीं मान सकता है। मंत्री परिषद जो है वो बाध्यकारी नहीं कर सकती है राष्ट्रपति को, है ना? यही वाला सिस्टम था। वैसे ही इस समय गवर्नर जनरल ने कहा मैं चाहूं तो परिषद के निर्णयों को मानूं या चाहे न मानूं, वो मेरी मर्जी है। ठीक है ना? और दूसरा, गवर्नर जनरल का इस समय पे दूसरा जो उद्देश्य था, उसका दूसरी सबसे बड़ी शक्ति या दूसरा सबसे बड़ा अधिकार जो गवर्नर जनरल ने इस समय मांगा, वो ये मांगा था कि भाई मेरे को सेनापति के समान, जो एक सैन्य प्रमुख होता है, उसके समान शक्तियां दी जाए। किसको भैया? गवर्नर जनरल को। किसको दी जाए? गवर्नर जनरल को सैन्य प्रमुख के समान की शक्तियां भी दी जाए, यानी सेना की शक्तियां भी किसके पास दे दी जाए? गवर्नर जनरल के पास दे दी जाए। और परिषद के निर्णय को मानने या न मानने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया जाए। ये बात ध्यान रखना कि इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने वाला, यानी परिषद के निर्णय को माने या ना माने, और दूसरा सेना प्रमुख के अधिकार प्राप्त करने वाला, इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल जो हुआ, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। आई बात समझ में? आगे हम लोग हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो अगर तुमसे पूछ रहा है कि वो पहला गवर्नर जनरल जिसको ये 2 अधिकार प्राप्त हुए थे, एक तो सैन्य प्रमुख के और दूसरा परिषद के निर्णय को मानने या न मानने का, तो वो पहला व्यक्ति कौन हुआ? वो हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी जो पढ़ा, अगर मैं तुमको यहाँ पे बताऊं कि भाई ये बताओ कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स,
है ना, क्योंकि उस समय पे रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ। क्लियर है इतना। दूसरा, अगर यहाँ पे मैं तुमको पूछ लूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। और अगर तुमको पूछ रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कौन से बोर्ड की स्थापना हुई, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है भाई, मेरी मजबूरी है कि मेरे को थोड़ा आराम से चीज़ों को बताना पड़ रहा है, 2-3 बार 4-5 बार बोलना पड़ रहा है एक ही चीज़ों को, ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, शुरुआती जो बुनियादी ढांचे हैं मैं उनमें इसी तरीके से कुछ क्या करूँ, फिर शुरुआत में थोड़ा आराम से बताना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन इस चीज़ के लिए तुम्हें भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ये समझ रहे हो बात को। जब मैं इसको आगे आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं ये कुछ बेसिक ढांचा पढ़ा रहा हूँ संविधान का, आगे चल करके तो संविधान के साथ साथ शासन व्यवस्थाओं के और भी बहुत सारे नियम वगैरह आएंगे, तो वो सारे नियम भी पढ़ाऊंगा, तो तब चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर, तो तब तुम्हें ही अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से समझना है। समझ रहे हो बात को। इसलिए शुरुआत के जो अधिनियम वगैरह हैं इन्हें हम आसानी से समझ लेंगे। एक दिन आज हमने इनको पढ़ लिया, कल या परसों तक ये अधिनियम हो जाएंगे कंप्लीट हमारे, और फिर हमारा नेक्स्ट वीक में जब क्लास चलेगी पॉलिटी की, तो उसमें हमारे जो है वो कंप्लीट होंगे आगे के चीज़ें वगैरह, संविधान की विशेषताएं वगैरह। फिर हम लोग प्रस्तावना से पढ़ना शुरू करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अंग हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें मैं उसमें बताता रहूँगा। जब तक बेसिक चीज़ें चल रही है इसके अंदर, ये ज़रूरी भी है और समझनी बहुत इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले लिखना शुरू करोगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे पहले थोड़ा सा ना बुनियादी ढांचे में परिचय वगैरह लिख दो थोड़ा सा। सबसे पहले लिखोगे परिचय या इंट्रोडक्शन वगैरह।